बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट यूनिट 6 केमिकल इक्विलिब्रियम और आज उसका दूसरा लेक्चर है। टोटल हमारे ये 10th लेक्चर है और मैं डेली आपसे कहता हूँ वी हैव 19 यूनिट्स इन केमिस्ट्री, MD कैट केमिस्ट्री एंड दीज आर अकोमोडेटेड इन 25 लेक्चर्स। तो आज उस सिलसिले का लेक्चर नंबर 10 है। पहली बात जो आज की आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। बेटा जी आज मैं आज आपको पढ़ाऊँगा KW, साथ ही मैं पढ़ाऊँगा PKW। पहली चीज़ KA, साथ ही मैं पढ़ाऊँगा PKA। दूसरी बात KB, साथ ही मैं पढ़ाऊँगा PKB। तीसरी बात और KSP आपको पढ़ाऊँगा। ये 4 चीज़ें। इसके साथ ही साथ ना 2-3 और बातें भी हैं। लॉरी ब्राउनस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये आज के लेक्चर्स उसके हाईलाइट्स हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं KW से आगाज़ करते हैं। बेटा जी KW में प्योर वाटर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अहम तरीन नुकता है। अगर कोई भी चीज़ कंडक्टर है, मैं कहता हूँ ना कि ये एक सब्सटेंस है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर होने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरा मोबाइल आयंस का, फ्री आयंस का। अब ना वाटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल्स में पाए जाते हैं। तो क्या वाटर के पास फ्री आयंस नहीं है? क्या वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं होते? होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। तो बहुत कम होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि वाटर इज़ अ वेरी पुअर। तो आप कहेंगे कि सर जब पानी उसमें बिजली आए तो वो तो फ़ौरन हमें बिजली लग जाती है, वो तो बहुत ज़्यादा कंडक्टर होता है पानी। तो वो पानी जो होता है ना वो प्योर नहीं होता जिसमें आपको बिजली लगती है। वो पानी उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस होते हैं, उन फ्री आयंस की वजह से वो कंडक्टर बन जाता है। अगर प्योर वाटर होगा तो कभी भी वो अच्छा कंडक्टर नहीं। इट अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन, पानी की आयोनाइजेशन करता है। पानी की आयोनाइजेशन करता है। अब ना नमक लो ना, NaCl सोडियम क्लोराइड पानी में डालो तो पानी NaCl की आयोनाइजेशन करता है। आप सिल्वर नाइट्रेट ले HeNO3 पानी में डालो, पानी सिल्वर नाइट्रेट की आयोनाइजेशन, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनेगा। पानी सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन करता है, लेकिन पानी की कोई और आयोनाइजेशन नहीं करता, पानी की आयोनाइजेशन करता है। तो क्या होता है वाटर में, क्या होती है सेल्फ आयोनाइजेशन। तो ये उसका सिंपल सा वे है। अगर आप ना कल वाला हमारा कॉन्सेप्ट लें KC वाला, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये प्रोडक्ट हैं, इनकी कंसंट्रेशन न्यूमिनेटर ऊपर आएगी और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वो किधर आएगी, नीचे। ये आपके पास KC वैल्यू है, ये बात। दिस इज द KC ऑफ वाटर और दिस इज द MCQ। ये MCQ आपसे MCQ पूछा जाता है। अच्छा MCQ में ये वैल्यू भी पूछी जाती है। 1-2 दफ़ा मैंने MCQ देखे, उसमें यूनिट पूछेंगे कि वाटर की जो KC वैल्यू है बताओ उसके यूनिट्स क्या हैं। तो यूनिट्स क्या है, मोल पर dm3। और अच्छा अब हमने क्या किया, हमने काम ये किया, हम वाटर को ये वाला नीचे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको यहाँ से इधर ले गए, KC के साथ ले गए। ये देखो KC के साथ ले गए। जब ले गए इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है KW। व्हाट इज KW? KW इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 चीज़ों का प्रोडक्ट। किस का? KC का और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और ये जो बाकी ऊपर बचा ना ये वाला, ये आपके पास ही। अब 2 काम करो, आप इसका KC और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों का सम लेना चाहते हो, दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहते हो। तो KC की वैल्यू पुट करो। KC ऊपर आपको बताई तो है 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16। दूसरी चीज़ क्या पुट करो, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होती है 55.5
अब आपका सवाल वाला क्या है, ये 55.5 कहाँ से आ गया? तो मैंने क्या बोला है, मैंने लफ्ज़ बोला है ये वाला, और इसको मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। अब काम क्या करो, आप एक बीकर ले लो, ये बीकर लिया, बीकर का वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 1 dm³, इट्स ओके। इसको पानी से भर दो, इसको पानी से, ये पानी से मैंने भर दिया मुकम्मल तौर पर। अगर मैं कहूँ कि इस बीकर में पानी कितना आया, दो तरह से जवाब दो मुझे। मैस कितना पानी का? आप कहेंगे सर इसमें 1000 ग्राम है, या जिसे 1 kg कहते हैं ना, इतना है। मैं कहता हूँ मुझे मैस ना बताओ, 1000 ग्राम ना बताओ, मुझे मोल बताओ। तो आप क्या करोगे, आप 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, तो आपके नंबर मोल्स आ जाएंगे। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 55.5 मोल्स, इतना। अगर मैं कहूँ कि इस बीकर में पानी कितना है, इस बीकर में पानी कितना है, तो आप कहेंगे सर मैस पूछते हैं तो 1000 ग्राम है, मोल पूछते हैं तो 55.5 मोल्स हैं, और अगर वॉल्यूम पूछते हैं तो 1 dm³ है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल ओवर वॉल्यूम। 1 dm³ पानी, उसमें कितने मोल हैं? तो आंसर है 55.5। तो ये क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। 55.5 मोल कितने में? 1 dm³। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 55.5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड, ये 1.011 को आप ख़त्म भी कर सकते हैं ना, 1 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड लिखा होगा, तो ये बन गया 10⁻⁻14। तो इसका मतलब हुआ अब इसी चीज़ को इकट्ठा कर, ये आपके पास आएगा। ये मेरे पास आज की गुफ्तगू का पहला। अब इसमें जो KW है जो हम पढ़ रहे हैं, KW क्या है? दो नाम है, एक तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, और दूसरा इसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मेरे बच्चे, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ज़रा उसको सुनना। मैंने आपको ये पढ़ाया कि आपके पास ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है KW, जो मैंने आपसे बात की। आपके पास KW है, आपको KW के नाम आने चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अगली बात, जो फाइनल आपने, ये जो आखिरी आपके पास ये आया, मैं इसकी बात करूँगा। ये लिखा हुआ है KW दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली ना ये 3 बातें लिखी हुई हैं, ये जो ऊपर पहली बात तो लिखी हुई जो सामने आ रही है। दूसरी बात, एक्चुअली ये लिखा हुआ है KW दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? दूसरी बात लिखी हुई है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी बात क्या लिखी हुई है? तीसरी बात लिखी हुई है कि KW दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो बच्चा FSC का है, फर्स्ट ईयर का है, उसको तो मैं इस रिलेशन से ये 3 बातें समझा दूं, लेकिन जो एंटीटेस का बच्चा है वो तो कहता है कि सर 3 दफ़ा लिखने की क्या ज़रूरत है, ये लिख तो लिया है, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, लेकिन आपको 3 दफ़ा समझाना ज़रूरी है। क्यों? देखो, मेरे पास है KW और साथ मैंने लिखा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्यों मैंने लिखा 25? ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कल भी हमने पढ़ा था KC डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और आज क्या कह रहा हूँ? KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और मैं कहूँगा KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मसलन आपके पास ये एक टेबल है, अगर आप इस टेबल को देखोगे ना मेरे बच्चे, इसमें ना इधर टेम्परेचर है और टेम्परेचर आपके पास क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
10, 25, 40, 100 टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0, 10, 20 बढ़ रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास KW की वैल्यू भी बढ़ रही, 0.11, 0.3, 1, 3, 7.5। इसका मतलब है पहली बात क्या आएगी, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KW आल्सो इंक्रीजेस। बट जब बट आता है ना तो वहां पे MCQ क्रिएट हुआ, यानी ये मैंने पहली बात कर दी, टेम्परेचर बढ़ने से KW की वैल्यू बढ़ी और वो मैंने आपको टेबल बता दिया। लेकिन यहाँ पे ये है कि KW की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलर नहीं बढ़ती। क्यों, कैसे मतलब रेगुलर नहीं बढ़ती? अगर टेम्परेचर पीछे जो मैंने आपको टेबल दिखाया वहाँ पे टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और KW की वैल्यू कितनी बढ़ी, 0 पे थी 0.11 क्रॉस 10⁻⁻14 और 100 पे 7.5 क्रॉस 10⁻⁻14। KW की वैल्यू कितनी बढ़ी, 7.5 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.11 क्रॉस 10⁻⁻14, आंसर है 75। टेम्परेचर कितना बढ़ा, 100, KW की वैल्यू कितनी बढ़ी, 75। अगर KW की वैल्यू भी 100 बढ़ती तो मैं क्या कहता कि KW की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डेंस रेगुलरली बढ़ रही है। अब वो 100 टेम्परेचर बढ़ा तो KW 75, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से KW की वैल्यू बढ़ती ज़रूर है लेकिन रेगुलर नहीं। ये बात आपने सिर रखनी। अच्छा, एक और नुक्ता आ गया, और वो नुक्ता क्या है, ज़रा बड़े बारीक बिनी से वो बात आगे को 100 दफ़ा अप्लाई होगी। बारीक बिनी क्या है, KW की वैल्यू जो मैंने लिखी है ना बेटा जी, KW मैंने लिखा अभी 7.5 क्रॉस 10⁻⁻14 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 100। मैंने लिखा KW दैट इज इक्वल टू 1.01 क्रॉस 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आता है ना 10 रेज पावर -14, -10, -20, -5, -1, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। चलो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 9.5 क्रॉस 10⁻16 और 10.2 क्रॉस 10⁻13, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, और जो बड़ी है वो कितने गुना बड़ी है, आप इसको ना कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, आपको टाइम लगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास 20 है और 10 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, आप कहेंगे 20। कितने गुना बड़ी है, आप कहेंगे 2 गुना। ऐसे ही ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड कॉमन नोटेशन। यानी साइंटिफिक नोटेशन को समझना, अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन मुश्किल है, लेकिन कॉमन नोटेशन में अंडरस्टैंडिंग और कंपैरिजन क्या है, आसान। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, KW जो आ रहा है वो साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको कॉमन नोटेशन में लाना चाहता हूँ कि क्या करूँ। वो कहते हैं वेरी सिंपल, आप 10 रेज पावर ही ख़त्म करना चाहते हैं ना, आप इसका नेगेटिव लॉग ले लो। अब KW अगर मैं 10⁻⁻14 इसका मैं नेगेटिव लॉग लूँगा ना, तो ये 10⁻⁻14 KW के बराबर था, तो मुझे इधर भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग। इसका मतलब है इधर भी नेगेटिव लॉग लिया, इधर भी नेगेटिव लॉग लो। अब इसका नेगेटिव लॉग लोगे ना, ये 14 शुरू में आके माइनस और माइनस होगा प्लस 14, और log 10 बचा, और log 10 किसके बराबर होता है, 1। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या बन गया, 40। साइंटिफिक नोटेशन में किस में आ गया हम। अब ये क्या बना, माइनस log KW क्या होता है, दैट इज इक्वल टू PKW एट 25 डिग्री से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना आपको पहले KW समझाता गया। KW मैंने आपको बताया कि KW दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और ये 10⁻⁻14 होता है एट 25। ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको क्या समझाया
मैंने कहा KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात की है ना। और ये पहली बात की, ये दूसरी बात की। अब तीसरी बात मैंने क्या बोल दी, मैंने कहा बेटा जी ये जो KW है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में आता है, और साइंटिफिक नोटेशन में बात को अंडरस्टैंड करना और कंपेयर करना मुश्किल है। अब हमने फिर क्या किया, हमने सारे का हल ये निकाला, हमने इसका माइनस लॉग ले लिया। अब KW, अब नई बात आ गई, अब KW क्या होगा, PKW, और वो किसके बराबर होगा, वो 14 के बराबर है एट 25 डिग्री। अब मेरा सवाल ये है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से PKW की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आंसर है कम होती है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, एरो ऊपर जाने का मतलब है बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि PKW की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पहले क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो KW की वैल्यू भी बढ़ती है। अब इसका मतलब है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो PKW 14 है, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो PKW की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, 14 से ज़्यादा होगी, 14 से कम होगी, या हम मालूम ही नहीं कर सकते, 14 से कम होगी। बात को समझे ना, ये चीज़ें। और एक और बात, KW इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKW, ये मुख्तलिफ रिलेशन है जो आपको आने चाहिए। अच्छा जी, अब आओ, मैंने आपको ना ये आपको बात का पता है बेटा जी, जब आपके पास एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना, न्यूट्रल, पानी ले लो, पानी ये प्योर वाटर है, प्योर, इसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं। प्योर वाटर में जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, जितने हाइड्रोजन आयन उतने हाइड्रोक्साइड आयन, इट्स ओके। अब दूसरी बात, अगर आप प्योर वाटर में इसमें अगर आप एसिड ऐड करें, यू नो एसिड विल आयोनाइज एंड इट गिव्स द H पॉजिटिव। अब ये सोल्यूशन बन गया एसिडिक सोल्यूशन, तो आपके पास क्या होगा, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड क्या करेगा, अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होगी ज़्यादा, और बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से क्या हो जाएगी ज़्यादा। एक और नुकता जो इधर था, ये ज़रा समझ। अब ना अगर आप ये रिलेशन देखें, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। मैं इसको खुद ही सिंप्लीफाई, 10⁻⁻7 मोल पर dm³, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 10⁻⁻7 मोल पर dm³। ये तो इसके मानी क्या हैं, इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7, इसका मानी ये है बेटा जी कि अगर आप वाटर लो H2O, इसको आयोनाइज करवाओ, ये बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। 10⁻⁻7 मोल पर dm³, यानी 0.00060 लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6 1, ये अगर आप इतने मोल हाइड्रोजन आयन के बनते हैं, कब, जब आप 55.5 मोल वाटर लेते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आप 55.5 मोल वाटर लें, मोल, तो हाइड्रोजन आयन कितने मोल बनेगा, 10⁻⁻7 मोल। ये कितना बनेगा, 10⁻⁻7 मोल, 7 मोल। आप मेरे साथ बात को मज़ीद आसान करें, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारे का सारा, ये लिखा हुआ है अगर आप 7 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स लें, 7 करोड़, उनमें से एक पानी का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, एक आपके पास हाइड्रोजन आयन एक बनेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन भी कितना बनेगा, एक। हर 7 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल के बदले एक पानी का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, बाकी 6,99,99,999 मॉलिक्यूल्स वो आयोनाइज नहीं होते, वो H2O की शक्ल में ही पड़े रहते हैं। या अगर आप 14 करोड़ पानी के मॉलिक्यूल लें, 14 करोड़, तो कितने आयोनाइज होंगे, 2।
21 करोड़ लेंगे तो 3 आयोनाइज होंगे। अब ना ये आपने पहला वाला सेंटेंस पढ़ा ही कोई नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, प्योर वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर। मतलब अगर आप प्योर वाटर लेंगे उसमें आयंस बहुत कम होंगे। कितने होंगे? 21 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल के बदले कितने आयंस होंगे? 3 हाइड्रोजन आयन के और 3 हाइड्रोजन, 6 होंगे टोटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि प्योर वाटर में आयंस की तादाद बहुत बहुत कम होती है, और यही वजह है कि प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। मेरे पास ना ये कुछ बातें आ गई, ये आपको पता है। बेटा जी दोबारा फिर ज़रा थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतनी है। दोबारा मेरा सवाल क्या आया? मेरा सवाल है कि आप कहते हैं ना कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है 10⁻⁻⁷। अगेन इट इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं कहता हूँ ये मुश्किल है, खुदारा मुझे सिंपल कॉमन नोटेशन में ला के दो। तो वो कहते थे आप इधर माइनस लॉग ले लो और इधर भी क्या ले लो, माइनस लॉग। जब आप इसका माइनस लॉग लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7। और जब आप इसका माइनस लॉग लोगे तो वो क्या आ जाएगा, pH। क्या आ जाएगा, pH। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड द pH। जहां भी ये माइनस लॉग आता है ना तो वहां पे आप छोटा सा p इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि पहले KW था ना, माइनस लॉग दिया तो वो क्या बन गया, PKW। अच्छा, अब इसका मतलब ये हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है 10⁻⁻⁷, मैं कहना मुझे -7 नहीं चाहिए, मुझे कॉमन नोटेशन में लाओ। आप उसका भी माइनस लॉग लेंगे और माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा, POH। अच्छा, आपके पास ये बातें आ गई। सोरेंसन 1909 डेनिश बायोकेमिस्ट, उसने ये pH और POH को कॉन्सेप्ट दिया। अब वो क्या कहता है? वो कहता है जब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम ये वाला जो लिखा हो, ये तो FSC है ना, हम तो ये नहीं पढ़ना चाहते, हम तो सिर्फ इसको ये पढ़ लिया, ये मैंने आपको समझा दिया। माइनस लॉग क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन साइंटिफिक नोटेशन में आती है, कॉमन नोटेशन में लाना। एक और भी चीज़, ये लिखा हुआ है कि pH दैट इज इक्वल टू, अगर आप वो लोगे ना 10⁻⁻⁷, तो क्या आंसर आएगा, 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह POH ले लोगे, वो था 10⁻⁻⁷, ये भी था, नेगेटिव लॉग दिया तो ये भी क्या हो गया, 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात है। अच्छा सुनो नेक्स्ट, ये तो है FSC, ये तो FSC में है कि आपको बात इस तरह याद होनी चाहिए। MD-CAT क्या कहता है? MD-CAT कहता है कि आपने बात पढ़नी नहीं है, सीखनी है। आपने देखना है कि ये जो सारी स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, ये बोल क्या रही है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि pH इज इक्वल टू log 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये कह रही है। अब इसका माने क्या है? एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बटा, 1/x, बटे में जब आता है। तो pH इज रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि pH और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH कम होगी। ये छोटी सी बात है। अब जो एसिड्स है वो पानी में डालेंगे तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे, और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की वजह से उनकी pH क्या होगी, कम होगी। ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होगा, और जितनी pH ज़्यादा होती जाएगी उतना वो वीक एसिडिक सोल्यूशन होगा। यानी ना, मैं अगर इसी बात को आगे लेकर बढ़ूँ, मैं pH की बात कर रहा हूँ। pH मेरे बच्चे, अगर pH 1 से 7 तक होगी तो वो एसिडिक सोल्यूशन है। 1 से 7 तक एसिडिक। जितना 1 के करीब होगी, जितना इधर होगी स्ट्रॉन्ग एसिड,
और जितना इधर जाती जाएगी वो एसिड क्या होता जाएगा, वीक। अगली बात, 7 से 14 ये क्या होगा, बेसिक। यहाँ उलट है, जितनी pH 14 की तरफ जाएगी ना उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितनी वो 7 की तरफ जाएगी उतना वो वीक बेस होगा। और अगर 7 होगी तो दैट इज द न्यूट्रल। ये मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया है, मैंने कोई नई बात नहीं की, ये आपको पहले पता था। मैंने तो सिर्फ आप pH का तरासा बता दिया। ज़रा मुझे बताओ मैंने क्या बताया। मैंने आपको क्या बताया कि ये मेरे पास एक लाइन में लगा देता हूँ, ये ना मैं एक ये लाइन लगाता हूँ। ये मुझे बताना है कि अगर ये 1 है, ये 7 है, ये 14 है, मुझे pH के लिहाज से बता दो। अगर ये मैंने pH के बारे में लिखा है। अगर बताओ यहाँ पे हो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, ज़रा मुझे बताना। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, न्यूट्रल, इन चारों में मुझे जवाब देना। अगर मेरे पास सोल्यूशन इस पे हो तो आप क्या कहोगे, वीक एसिडिक सोल्यूशन। अगर मेरे पास यहाँ पे हो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन, और अगर यहाँ पे हो, ये आपने जो बात की है ना, इट इज इन अकॉर्डेंस विद pH, ये pH के लिहाज से। अब यही बातें जो मैंने pH के बारे में कही है ना, वो ही सारी की सारी बातें ना आप pOH के बारे में कहेंगे, pOH के बारे में। यानी आप ये ज़हन में बिठा रहे हो ना कि pOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। जिनकी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उनकी pOH क्या होगी, कम होगी। अब ना यहाँ बड़ा अक्ल और दानिश का काम है, अक्ल और दानिश। और वो क्या, ज़रा मुझे आपने बताना है कि आपका अक्ल और दानिश कितना काम करता है। ये मैं दोबारा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन में मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब आपने ना मुझे pOH के लिहाज से जवाब देना, ऊपर वाला नहीं देना। ये 1 ले लो, ये 7 ले लो, ये 14 ले लो। अब ऊपर वाला pH नहीं, उसको बिल्कुल उल्ट कर देना। अगर यहाँ पे आप ले लो 2, यहाँ पे ले लो, चलो 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 12 लेता हूँ। मेरे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन उसकी pH 5 है। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, या न्यूट्रल है, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। ओ ऊपर वाले से उलट करो ना, जहाँ pH था तो आपने यहाँ पे कहा था वीक एसिड, तो आप pOH आ गया तो क्या बोलोगे, वीक बेस। इसको क्या कहोगे, ये जो 14 है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरी बात को समझे ना, आप इस तरह इस चीज़ को मैनेज करें। एक और बात, इस रिलेशन को देखो, ये वाला, ये रिलेशन क्या कह रहा है। ये रिलेशन 3 बातें हैं। वही मैंने कहा ना कि आप कहेंगे सर एक ही बात करें। pKw दैट इज इक्वल टू 14 at 25, pH प्लस pH दैट इज इक्वल टू 14 at 25। मेरा एक सवाल आपसे, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मेरे एक सवाल का जवाब देना। मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे pKw दैट इज इक्वल टू pH प्लस pOH दैट इज इक्वल टू 40 लो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा सवाल, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर ये जो सम आएगा क्या ये 14 से ज़्यादा होगा या कम होगा? क्या बोला हमने पढ़ा था? अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये जो pKw है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो pKw की वैल्यू कम होती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो pKw की वैल्यू बढ़ती है। अब टेम्परेचर 25 से मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो pKw की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एनी प्रॉब्लम? अब ना अगर आप ऐसी बातें, ये बातें कब ज़हन में आती हैं, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं।
ये बातें कब जेल में आती हैं? जब आप कमरे में जाके बैठेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे और वहाँ फुल फोकस करके 100% एफिशिएंसी पे आपका दिमाग काम करेगा। फिर इसको खुद अरेंज करना कि सर ने ये क्या कहा था, अच्छा KW कहा था टेम्परेचर बढ़ने से KW बढ़ता है, अच्छा ठीक हो गया। PKW में क्या कर रहा, सर ने कहा था PKW KW के रिवर्स है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से KW बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से PKW क्या होगा, कम होगा। अच्छा PKW तो इनके बराबर भी है, pH प्लस pH 14 तब होता है जब टेम्परेचर 25 होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो pH और pH का सम 14 से क्या होगा, कम होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये वो चीज़ें हैं जो कंसंट्रेशन के साथ आती हैं। आगे बढ़ो, मेरे पास एक टर्म और ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी। आए, एक टर्म आ गई आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अच्छा, हमने ना दो बातें पढ़ ली, KW को पढ़ा, फिर हमने PKW को पढ़ा। अब हम KA पढ़ेंगे, PKA पढ़ेंगे, KB पढ़ेंगे, PKB पढ़ेंगे। जहाँ सिमिलैरिटी आए उसको अब्जॉर्व करो, जो नई बात आई उसको डाइजेस्ट करो। सुनो, KA, अच्छा बेटा जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, कंपैरेटिव स्टडी करता है। अब ना दो चीज़ें, KA है, KB है, मैं ना दोनों में से एक आपको समझा देता हूँ, ये दूसरी आप खुद करेंगे, बिल्कुल उसको एंटी कर लेना, वो हो जाएगी। पहली बात को समझो, KA क्या है? इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। मेरे पास 3 एसिड है ABC, मैं कहता हूँ एसिड A आप कहते सर स्ट्रॉन्ग है, B आप कहते मॉडरेट है, C आप कहते वीक है। A B से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है? आप कहते सर गुना वाला कोई नहीं पता, क्वांटिटेटिवली नहीं मैं बता सकता कि 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। वैल्यू के लिहाज से मैं नहीं बता सकता। अगर आपने वैल्यू के लिहाज से जानना है ना, आप उस एसिड की क्या मालूम कर लो, KA। तो जब K लेंगे वो एक वैल्यू आ जाएगी एसिड A की, K एसिड B की, K एसिड C की, तीनों एसिड्स की KA वैल्यू आ गई। अब वैल्यू देख के आप बता दो कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। तो दूसरी बात, असल दूसरी बात ये, दूसरी बात क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। जिस एसिड की KA वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये बात ज़हन में रखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA। अच्छा, अब 3 बातें ज़रा देखना, 3 बातें। अगर किसी एसिड की K वैल्यू 10⁻³ से कम हो तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ वीक एसिड। मसलन आप एसिटिक एसिड को ले लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.8 क्रॉस 10⁻⁵। ये 10⁻³ से कम है। आपने फिनोल को पढ़ेंगे, और मैं फिनोल की वैल्यू क्या बताऊंगा, 10⁻⁻10। वाटर की K वैल्यू 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16, वो जो अभी आपने KC वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। अल्कोहल की K वैल्यू भी 10⁻³ से कम होती है। इसका मतलब है ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इस तरह वाटर है, फिनोल है, अल्कोहल्स है, अल्काइंस हैं, इन सब की K वैल्यू 10⁻³ से कम होती है। ऑल दीज आर वीक एसिड्स। दूसरी बात, अगर K वैल्यू बेटा जी इस रेंज में आए, इस रेंज में 1 to 10⁻³ तो दोज एसिड्स आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। और अगर K वैल्यू मोर देन 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, तो दोज एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब HCl, HNO3, H2, इन सब की K वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा। ये जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ये सारी की सारी KA के बारे में है। यही बात आप किसके बारे में ले जाओगे, KB के बारे में। अगर ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड है तो उधर क्या, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। अगर KA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है तो KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बाकी भी वही बात है कि अगर कितनी KB होगी तो वीक एसिड है, कितनी होगी तो मॉडरेट वीक बेस है, मॉडरेट बेस है, और कितनी होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
वही बातें अगर 1 से ज़्यादा होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। और वो कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मीथाइल अमाइन, दीज आर वीक बेसिस, ये वीक बेसिस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रखिए। नया फड्डा आ गया। अब फड्डा क्या है, फड्डा ये है हमारे पास नया फड्डा ये है बेटा जी के ए जो मैंने अभी आपको पढ़ाई और मैंने एक एसिड की के बताई भी, वो आई थी 1.8 क्रॉस 10⁻⁻⁵। अब दोबारा वही फटा आ गया कि हमारे पास जो के वैल्यू आ रही है ना, वो किस में आ रही है, साइंटिफिक नोटेशन में, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस साइंटिफिक नोटेशन इनटू कॉमन नोटेशन। मैं क्या करूं? वो कहते क्या करना है इसमें, आप इसका क्या ले लो, माइनस लॉग, तो फिर इसका भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस लॉग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं माइनस लॉग के ए लूंगा तो दैट इज कॉल्ड द पी के ए। एनी प्रॉब्लम? पीछे भी पड़ा है ना इसे, क्यों चलो अगर मैं आपसे पूछूं माइनस लॉग क्यों लेते हो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन इनटू कॉमन, क्यों करना चाहते हो? ताकि अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव किया जाए, कंपैरेटिव स्टडी को बेहतर किया जाए। अब अभी हमने क्या पढ़ा, के ए डायरेक्टली पर अब आ गए, अब इसकी वजाहत शुरू हो गई। के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। बताओगे इस लाइन का मानी क्या है? जिस एसिड की के वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इट्स ओके। अब पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड क्या मतलब, अगर पी के वैल्यू ज्यादा होगी तो वो एसिड क्या होगा, वीक होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, वो वीक होगा। अब इस बात को भी ज़हन में बिठाएं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठा कर लो ना, ये सारे के सारे, तो मैं लिख सकता हूँ के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। अब ये जो मैंने लिखा ना भी आपके सामने, ये वाला इतना, अब इसको रटना है कैसे? पहले ये बात कि के ए एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, के ए पी के ए के इनवर्स है। तीसरी बात, के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इनवर्स। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सुनना, अब मैं अप्लाई करता हूँ गौर से। मेरे पास एक एसिड है ए, एक एसिड है बी, एक एसिड है सी। लो आपकी ज़ानत का पता चल जाता है। के ए का तो मुझे पता है ना, जिसकी के वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम है। मैं ना पी के ए के लिहाज से आपसे डिस्कस करता हूँ, पी के ए उसके लिहाज से। ज़रा मुझे बताना है पहले, अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करना है। ए की पी के 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। शऊर और अक्ल का इस्तेमाल करना है। बुनियाद जेल में क्या बिठानी है, बुनियाद सिर्फ ये बतानी है कि पी के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स। अब ज़रा बताओ, ये 3 एसिड्स हैं ए बी सी, इसमें वीक एसिड कौन सा है, क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ए। इट्स ओके। अब इन दोनों में बताना, ए और बी में, दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक। इट्स ओके। अब अगला मेरा सवाल, ये तो मुझे बता आसान थे जो आपने जवाब दिए। अगर ये जवाब ना देते तो मैं समझता आप बिल्कुल इस काबिल ही नहीं कि आप एमडी कैट के टेस्ट में बैठे। ये तो सिंपल सी बात है, अभी बता तो दी है। अब अगला सवाल, ए बी से स्ट्रॉन्ग है या बी ए से वीक है, एक ही बात है। बताओ ए बी से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है, कितने गुना? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपने फिर मुझे जवाब देना। अगर आप दो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को पी के ए की बुनियाद पर कंपेयर करना चाहें तो उनकी पी के ए का डिफरेंस ले लो। एक की पी के 3, एक की 2, डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो जितना डिफरेंस आए उतनी ज़ीरो लगानी है, उतनी क्या लगानी है, डिफरेंस कितना आया, तो 1 0 लगाओ, किसके साथ, 1 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ए इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिड बी।
बात समझ आई है? कोई नहीं समझ आपको आई? चलो चलो, इतने शोके क्यों बनते हो? चलो ये मुझे बताओ। चलो नहीं, अभी पहले बी और सी में से स्ट्रॉन्ग कौन है? बी। और ए सी क्या वीक है? अब बताओ बी सी से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है? कुदरतुल्लाह, खुदा का खौफ खा, तो खुदा का खौफ खा 200 कैसे? आप दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 2 जीरो लगानी है किसके साथ? 1 के साथ। तो आप 2 तो नहीं ना मैंने कहा, तो जितना डिफरेंस आए उतनी जीरो लगानी है किसके साथ? 1। इट्स ओके। अब ये कल सवाल आ गया ना, तो मैंने इस सवाल को डिस्कस कोई नहीं करना, मैंने जवाब लगा के आके निकल जाना। अच्छा ज़रा अब अगली बात बताओ मुझे, ए और सी बताओ। ए और सी दोनों में वीक कौन है? वीक सी। सी ए से कितने गुना वीक है? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3। और 3 जीरो लगाएंगे आप किसके साथ? 1 के साथ। अच्छा, ये जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ना, जितनी भी गुफ्तगू, दिस इज अबाउट द के ए एंड देन पी के ए। बिल्कुल बेटा जी इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप के बी और पी के बी को डील करोगे, कर लोगे? आगे बढ़ो। वी हैव लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब जरा ना मैं दोबारा आपको एक बात बताता चलो। मैं जो एंटी टेस्ट पढ़ाता हूँ ना, वो लोगों से मुख्तलिफ मैं पढ़ाता हूँ। मैं एंटी टेस्ट क्या, जितना भी ड्यूरेशन हो, अगर वो 4-5 महीने का एंटी टेस्ट हो ना, तो मैं उन 5 महीनों में स्टूडेंट को सिर्फ एक काम करता हूँ, सिर्फ एक काम, मैं उनको एफएससी से एंटी टेस्ट की तरफ लाता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि ये इस तरह आप एफएससी में पढ़ते थे, इस तरह आपने एंटी टेस्ट में सीखना है। मैं पढ़ने के अमल को सीखने के अमल में कन्वर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे मैं सोचता हूँ ना किसी भी चीज़ को, आप भी वैसा सोचो। अब ज़रा इस पे आओ, मैं क्या कहता हूँ, अब उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। एसिड क्या होता है? दो स्पीशीज यानी आयन और मॉलिक्यूल विच डोनेट और हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, दिस इज एफएससी। टू लर्न दिस स्टेटमेंट इज एफएससी। लेकिन एंटीटेस्ट क्या कहता है? एंटीटेस्ट कहता है अजूरे वाला, आपको पहले प्रोटॉन का पता होना चाहिए। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है एच पॉजिटिव। ये प्रोटॉन है। ये एच पॉजिटिव क्या है? दिस इज द हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब है 3 चीज़ें एक ही बात है। मैं एच पॉजिटिव लिख दूं, दैट इज प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन क्या है? प्रोटॉन। तो जहां भी प्रोटॉन आएगा मैं वहां पे क्या लिखूंगा? एच पॉजिटिव। तो पहले तो ये बात आ गई। अब एच पॉजिटिव को या हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? अब हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम ले लो। प्रोटियम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ क्या बचेगा? प्रोटॉन। उस प्रोटॉन को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं हाइड्रोजन का। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एच पॉजिटिव से। और चूंकि वो हाइड्रोजन एटम से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से बना, तो हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन। अच्छा, इसका मतलब है जहां भी प्रोटॉन आएगा हम एच पॉजिटिव लिखेंगे। अब आपने याद क्या करना है? एसिड कौन है? एसिड जो प्रोटॉन देता है, तो हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव डोनर। डोनर। ये जो सारा लिखा ना ये वाला, इसको दफा करो और इस सारे की जगह पे सिर्फ एक टर्म लिख लो, प्रोटॉन डोनर, दैट इज एसिड। और यहां पे ये सारा छोड़ो, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर। उसे हम क्या कहेंगे? बेस। यानी अभी तक जो इतनी लंबी गुफ्तगू है ना, उसमें मैंने 3 बातें आपको समझाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट इज प्रोटॉन। इसको हम कैसे इसको लिखते हैं? एच पॉजिटिव से लिखते हैं। क्यों प्रोटॉन कहते हैं एच पॉजिटिव? क्योंकि हाइड्रोजन एटम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियस बना, प्रोटॉन ही बना। दूसरी बात, लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है? वो कहता है जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है। लेना देना, डोनर एक्सेप्टर, ये हमने टर्म और बात को समराइज कर दिया। बजाय इसके कि आपकी 4-5 लाइनें इस्तेमाल हों, हमने सिर्फ एक लाइन का छोटा सा हिस्सा, आपका दिमाग का मैंने इतना पोर्शन यूज़ नहीं करवाया, मैंने दिमाग का इतना पोर्शन यूज़ करवा दिया जिसमें ये लफ्ज़ अकोमोडेट हो। अब आगे आओ। एग्जाम्पल
बेटा जी ज़रा इसको समझिएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको भी समझना है और इसको भी समझना है, और फिर यहाँ पे मैं एक MCQ आपसे पूछूंगा। अच्छा, ये HCl है, ये और वाटर दोनों का रिएक्शन हुआ। HCl ने प्रोटॉन दिया वाटर को, जब प्रोटॉन दिया, चूंकि इसने प्रोटॉन दिया, ये कहलाया प्रोटॉन डोनर यानी एसिड। वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो दैट इज बेस। जब HCl प्रोटॉन दे चुका तो ये कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन में, और जब पानी प्रोटॉन ले चुका तो वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन में। अब ये तो मैंने फॉरवर्ड आपको बातें समझा दी, अब पीछे आओ, रिवर्स आओ। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स में हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, Cl नेगेटिव इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। रिवर्स आओ, हाइड्रोनियम आयन ने प्रोटॉन दिया एसिड, क्लोराइड आयन ने प्रोटॉन लिया बेस। क्लोराइड आयन प्रोटॉन लेकर HCl में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन देकर वाटर में कन्वर्ट हो गया। समझ आई? इसका मतलब है ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है ना, इसमें दो एसिड्स हैं, दो बेसिस हैं। एसिड हैं HCl और हाइड्रोनियम आयन, बेसिस हैं वाटर और क्लोराइड आयन। एनी प्रॉब्लम? जरा अब इस पे आओ। इसमें वाटर प्रोटॉन देगा, वाटर प्रोटॉन डोनर है, यहां पे ये क्या कराएगा एसिड। अच्छा, ऊपर वाले में वाटर बेस था और यहां पे क्या है एसिड। इसने प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, वाटर प्रोटॉन दे के क्या बन गया OH नेगेटिव, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया अमोनियम आयन। ये था फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह रिवर्स रिएक्शन को पढ़ो। जब रिवर्स रिएक्शन को पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे, अमोनियम आयन प्रोटॉन देता है और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन लेता है, बेस हो गया। अच्छा, जरा ना दोनों एग्जाम्पल को इकट्ठा करो। अगर मैं कहूँ कि दोनों एग्जाम्पल में लीवस एसिड्स कौन कौन से हैं, लीवस बेसिस कौन कौन से हैं, और एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं। एम्फोटेरिक मीन जो एसिड भी हो और जो बेस भी। चलो ऊपर बताओ, एसिड कौन कौन से? HCl और हाइड्रोनियम आयन, HCl और हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, बेस कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयन। वाटर क्यों नहीं? वाटर को मैंने किस कैटेगरी में ले जाना है? अच्छा, दूसरी बात ये हाइड्रोनियम आयन भी, ये भी खतरे में है ज़रा। अच्छा, और खतरे में कोई नहीं, इसको छोड़ो, आगे लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, नीचे वाले में बताओ, बेस कौन कौन सा है, लीवस एसिड कौन कौन से? वाटर, तो वाटर को तो मैं तो ले जाऊंगा। और दूसरा कौन सा है? अमोनियम आयन NH4+। और दूसरा बेस कौन कौन से? NH3 और साथ कौन है? अच्छा, थोड़ा सा आपको जना अगर तायराना सा अंदाज़ा ऊपर से देखो, जो लीवस एसिड होते हैं या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या ये प्रोटॉन होते हैं, सॉरी कैटाइन होते हैं, पर कैटाइन ही हुए ना। और जो लीवस बेस होते हैं या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या वो क्या होते हैं एना। आमतौर पर बाज़ केसेस में ये बात ठीक नहीं भी हो सकती, मैं तो आमतौर पर बात कर रहा हूँ ना, एक्सेप्शन हो सकती है। आमतौर पर क्या है, जो एन आइन है ना, एन आइन आमतौर पर वो लीवस बेस होते हैं, और जो कैट आइन है वो क्या होते हैं लीवस एसिड। अच्छा, एक और बात बहुत ही खूबसूरत बात, और वो क्या, मेरे पास एक टर्म है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये टर्म है। ऊपर वैसे मैं समझा चुका हूँ, मैं दोबारा चलो बता देता हूँ। अभी हमने लिया HCl, इसका वाटर से रिएक्शन करवाया, मेरे पास हाइड्रोनियम आयन बना और मेरे पास क्लोराइड आयन बना। सुनना, मैंने ये कहा इस एग्जाम्पल में HCl प्रोटॉन दे के क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों में HCl और क्लोराइड आयन दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में रिलेशन है प्रोटॉन का। HCl प्रोटॉन देता है, क्लोराइड आयन प्रोटॉन लेता है। दोनों में रिलेशन किसका? प्रोटॉन। प्रोटॉन देने की वजह से HCl क्या कराएगा? एसिड।
प्रोटॉन लेने की वजह से क्लोराइड आयन क्या कहलाएगा? बेस। एसिड और बेस तो आ गया। लफ्ज़ कांजुगेट, कांजुगेट को उर्दू में कहते हैं अज़दवाज। अज़दवाज, अज़दवाज अगर आप हमारी ज़ुबान में आ जाएं तो अज़दवाज मीन पेयर, जोड़ा, मियाँ बीवी, पेयर, उसे कहते हैं अज़दवाज। यहाँ भी ये रिलेशन है, दोनों में रिलेशन किसका है? प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन डोनर है, एक। अब HCl अगर एसिड है ना, तो उसका जो पेयर बेस है उसे हम कहेंगे कांजुगेट बेस। अगर क्लोराइड बेस है तो उसका कांजुगेट एसिड क्या कहलाएगा? HCl। अगर मैं कहूँ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांजुगेट बेस ऑफ HCl, तो आंसर होगा क्लोराइड आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांजुगेट एसिड ऑफ क्लोराइड आयन, तो हम कहेंगे HCl। बिल्कुल इसी तरह आप ले लो CH3 COO नेगेटिव, COH, दिस इज एसिटिक एसिड। व्हेन इट लूजेस प्रोटॉन, when it loses proton, it forms the acetate ion, and when acetate ion gains proton, it gives the, अब ये प्रोटॉन डोनर की वजह से एसिड है और ये इसका क्या आ गया? कांजुगेट बेस। ये मेरी पहली बात आपने ज़हन में रखी। अब अगली अहम बात है, और वो MCQ भी है, वो MCQ भी है। वो ये पहले नुक्ता समझो, स्टेटमेंट समझो। बेटा जी, इस कांजुगेट एसिड बेस पेयर में, कांजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एक पार्टनर वीक होगा तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। यू नो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सो एसिटेट आयन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। दोबारा मेरी बात को, अगर एक पार्टनर स्ट्रॉन्ग होगा, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका जो काउंटर पार्ट कांजुगेट बेस होगा दैट विल बी वीक। ये बात ध्यान में रखनी है। बल्कि मैं ना अपनी बात को ज़्यादा जोर पे लाता हूँ। कांजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक है। एसिड जितने गुना स्ट्रॉन्ग होगा बेस उतने गुना वीक होगा। बात ध्यान आ गई? अब ज़रा मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल है HF, HCl, HBr, HI, ऑल दीज आर एसिड्स। ये सारे एसिड्स हैं क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। अब अगर मैं इन सब एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूँ ना, तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF, यानी इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI, इन चारों में वीकेस्ट एसिड HI। एनी प्रॉब्लम? अब ना ये बन गया फ्लोराइड, ये बन गया क्लोराइड, ये बन गया ब्रोमाइड, ये बन गया आयोडाइड। ये क्या है? ये इनके कांजुगेट बेस है। क्या बोला? कांजुगेट बेस, कांजुगेट बेस, कांजुगेट बेस। मुझे एक ना ज़रा एक बात बताओ ना, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। HBr का कांजुगेट बेस कौन है? HBr कांजुगेट बेस क्या है? Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन। HF का कांजुगेट बेस कौन सा है? अच्छा, अब ज़रा मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या कहा कि ये आपके पास ये जो चारों बने, ये कांजुगेट एसिड बेस पेयर बना। अगर इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस कांजुगेट बेस पेयर, बल्कि मैंने बात पे जोर दिया, एसिड जितने गुना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कांजुगेट बेस से उतने गुना वीक, या उल्ट कर लो, एसिड जितने गुना वीक होगा उसका कांजुगेट। मेरा सवाल, अब ये मैंने सारी तमीद बांध ली। मेरा सवाल है, ये नीचे जो मैंने लिखे हैं कांजुगेट बेस, ये जो मैंने लिखे हैं कांजुगेट बेस, इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट कांजुगेट बेस कौन सा है? क्या है? फ्लोराइड आयन है, आयोडाइड नहीं, फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड आयन एक कांजुगेट बेस है वीक एसिड का, और वो वीक एसिड कौन सा है? HF। बेटा जी, ये जितनी भी बातें लिखी हैं ना, ये सारी और ये वाली, एक चीज़ रह गई, और वो क्या है? ये जो वाटर को देखो, वाटर कैसा बिहेवियर शो करता है? वाटर प्रोटॉन देता है तो OH नेगेटिव बना, वाटर प्रोटॉन लेता है तो H पॉजिटिव बना। यानी वाटर है इक्वल टेंडेंसी टू लूज और गेन, टू डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ऐसे एसिड को, ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? कांजुगेट। सिमिलरली इसको देखो, HSO4 नेगेटिव,
H2SO4 सिर्फ प्रोटॉन देता है, एक्सेप्ट नहीं करता, लिहाजा ये एसिड है। सल्फेट आयन सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा ये क्या है, बेस। लेकिन इसको देखो, HSO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, अगर ये प्रोटॉन दे तो सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा, अगर प्रोटॉन ले तो ये सल्फ्यूरिक, यानी इट हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। Such a species is called amphoter. Amphoteros. Ampho mean two. Ampho का मतलब भी होता है ampho two. बाय का मतलब भी two. दाए का मतलब भी two. लेकिन तीनों में डिफरेंस है। बहरहाल ampho mean two, बाय mean two, दाए mean two. एम्फो मीन टू, टेरोस मीन बिहेवियर। तो एम्फोटेरोस जो दो तरह का बिहेवियर रखता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। अच्छा, एक आप लफ्ज़ पढ़ते हैं एम्फीबायोस, बिया, एम्फी मीन टू, बायोस मीन लाइव्स, वैसे लाइव्स जिंदगियां, दो जिंदगियां। एम्फीबिया, दोज एनिमल्स which have two lives, aquatic as well as terrestrial, दोनों किस्म उस एम्फी। बफर सोल्यूशन, मेरी ना बात को ज़रा सुनना, मैं बफर सोल्यूशन क्या कहता हूँ, मेरी बातों को सुनना है। बफर सोल्यूशन में कहता हूँ, फिर हम ना इस तरफ आके इसको पढ़ेंगे। पहले आपको ना लफ्ज़ बफर समझाना, बफर का मतलब समझ आ गया तो आगे हम पढ़ पाएंगे। BUFFER, बफर के साथ सोल्यूशन लिख लो फिर भी ठीक है, सिर्फ बफर लिख दो फिर भी ठीक, एक ही बात है, बफर सोल्यूशन। अच्छा जी, मेरे पास बफर के माने क्या होता है? बफर का मतलब होता है धचका बर्दाश्त करने वाला, धचका बर्दाश्त करने। मसलन आपने ना कभी फैंसी आर्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये LCD वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये जब एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनकी प्रॉपर पैकिंग की जाती है। पैकिंग क्यों की जाती है? ताकि रास्ते में डैमेज को रोका जा सके। और पैकिंग के दौरान क्या, देखो स्टायरोफोम को समंदर की झाग इस्तेमाल करते हैं, क्यों भला? क्योंकि अगर रास्ते में कोई झटका लगेगा तो वो जो समंदर की झाग है उस झटके को वो बर्दाश्त करेगी, वो समंदर की झाग, टायरोफोम वगैरह, दैट विल एक्ट एज अ बफर के तौर पर काम। समझ आएगी ना बात? तो बफर जो झटका बर्दाश्त करे। कार के अंदर भी एक आदमी होता है जिसे हम कहते हैं बफर, और उसका नाम होता है बाप। हर किस्म की मुश्किलात, तकालीफ, दुख दर्द वो बेचारा आगे से संभाल रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। और घर में सबसे नापसंदीदा आदमी भी बाप ही होता है, किसी की उससे नहीं बनती। हर बच्चे समझे ये जालिम है, हम पे बड़ी सख्ती करता है, हर काम से रोक रहा है, फलाना। लेकिन जब आप लोग माँ बाप बनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि घर में सबसे ज़्यादा मेहनती और मुअज़्ज़ज़ वही बाप होता है। वो आपको बता नहीं रहा होता। अच्छा मैं किन कामों में निकल गया। अब बफर सोल्यूशन बेटा जी, ये मेरे पास ना, मैं जितना बोलूँ ना, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि मेरे जो टर्म्स हैं, मेरे जो अल्फाज हैं, मेरे जो जुमले हैं, बड़े कैलकुलेटेड हैं। ना तो मैं अब ज़्यादा बोलता हूँ, ना मेरे पास एनर्जी ना टाइम है, कैलकुलेटेड। अब सुनना, कैलकुलेशन क्या है। मेरे पास ये एक बफर सोल्यूशन, बफर इसकी pH है, सपोज इसकी pH है 4.82। अब इसमें मैंने क्या ऐड करना है? मैंने इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट, मैं मज़ीद इस बात को वाज़े करता हूँ, चंद कतरे एसिड के डाल दो या बेस के डाल दो। अब हमें पता है अगर हम एसिड डालेंगे तो एसिड इसमें जाकर H पॉजिटिव देगा, और H पॉजिटिव इसकी pH को मज़ीद कम करेंगे। H पॉजिटिव बढ़ता है तो pH क्या होती है? कम होती है। अच्छा, अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे OH नेगेटिव क्रिएट करेंगे, और OH नेगेटिव से इसकी pH क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब है अगर किसी सोल्यूशन में अगर वो सोल्यूशन बफर ना हो
आप चंद कतरे एसिड या बेस के डालेंगे ना, उसकी पीएच शूट कर जाएगी। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन बफर होगा तो उसमें चंद कतरे पानी के एसिड बेस के डालेंगे, उसकी पीएच चेंज ज़रूर होगी। ये 4.982 है ना, ये 4.90 हो जाएगी। चेंज ज़रूर होगी एसिड बेस डालने से, लेकिन वो जो चेंज आएगी ना, चेंज दैट इज टॉलरेबल। क्या लफ्ज़ बोला है? टॉलरेबल, काबिले बर्दाश्त है। उस चेंज से वो सॉल्यूशन ख़राब नहीं हो। इसका मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा अगर आप एक सॉल्यूशन लो जो बफर नहीं है, एक सॉल्यूशन लो जो बफर है, दोनों में एक जितनी चंद कतरे एसिड के डालो, तो जो सॉल्यूशन बफर नहीं है उसकी पीएच ज़्यादा चेंज होगी। यानी अगर पहले सपोज 4.82 है, चंद कतरे एसिड के डालने से वो 5.92 हो जाएगी, बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। और जो सॉल्यूशन बफर है उसमें चंद कतरे डालने से पीएच चेंज ज़रूर हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। ये मैंने क्या कहा? चंद कतरे। लेकिन अगर आप एक बाल्टी भर के एसिड की या बेस की उसमें डाल देना और आप कहें सर आपने तो कहा था कि थोड़ी सी पीएच चेंज होगी, तो आपने मेरी फिर आधी बात सुनी है। आपने ये सुन लिया कि पीएच थोड़ी सी चेंज होगी, आपने ये नहीं सुना कि मैंने कहा कि चंद कतरे डालने हैं, बाल्टी नहीं डालनी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिड या बेस किसी बफर सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो फिर उसकी तो पीएच बहुत तेज़ी से कम होगी, वो तो बड़ी तेज़ी से कम होगी। तो मैंने चंद खतरे की बात की। अच्छा, दूसरी एक बात, बफर बनता कैसे? बफर में ना दो तरह के बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक। इनमें 3-4 फ़र्क हैं, डिफरेंसेस हैं। एसिडिक बफर जिसकी पीएच जो है ना, पीएच जिसकी लेस दैन 7 होगी उसे कहेंगे एसिडिक, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे? बेसिक। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि जब भी कोई टेबल आए ना, टेबल, मेरे बच्चे उस टेबल की एक साइड अच्छी तरह याद कर लिया करो, एक साइड, दूसरी साइड को अकोमोडेट किया करो उसके साथ कंपेयर करके। मैं आपको ये वाली साइड जो है ये पढ़ाता हूँ, ये क्या है। अच्छा ज़रा देखो, मैंने आपसे कहा एसिडिक बफर जिनकी पीएच 7 से कम होगी, बेसिक बफर जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। पहली बात होगी असल चीज़, एसिडिक बफर कैसे बनते हैं। अगर आपने ये टॉपिक नहीं ना पढ़ा होगा तो फिर आपको ये मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। और मैं एफएससी नहीं पढ़ा रहा कि आपको ABC से शुरू करूँ। एसिडिक बफर कैसे बनता है? एक आम तरीका क्या है? आम तरीका जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, वो कहता है कि एसिडिक बफर बनाने के लिए दो चीज़ें ले लो। नंबर वन वीक एसिड ले लो, वीक एसिड। एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, ये ले लो। फॉर्मिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, कोई एक वीक एसिड ले लो, ठीक है। वो मैंने वीक एसिड इसमें डाल दिया, एक चीज़ डाल दी। दूसरा, अब आपने ना एक सॉल्ट लेना है, सॉल्ट। वो कौन सा सॉल्ट है? वो जो आपने वीक एसिड लिया है ना, उसी वीक एसिड का इस्तेमाल करके CH3COOH वीक एसिड, इसका NaOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस। इसको मिलाओगे आपके पास सोडियम एसीटेट बनेगा, ये, और साथ वाटर बनेगा। ये जो सोडियम एसीटेट है, दिस इज द सॉल्ट। तो आप वीक एसिड और सॉल्ट दोनों को मिला दो तो आपके पास ये जो मिक्सचर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। ये पहली गुफ्तगू आ गई, ये आम फहम बुक्स में लिखा हुआ है। ये FSC है, ये FSC है। मैं कहता हूँ नहीं बेटा जी, आपको असल बात का पता होना चाहिए। एसिडिक बफर कैसे बनता है? दो चीज़ों से बनता है। नंबर 1 वीक एसिड। आप कहेंगे ये यही बात तो ऊपर हुई, ऊपर भी वीक एसिड ही लिया, तो नहीं तो नहीं है, इसका मतलब है नहीं, फिर दूसरी बात है। दूसरी चीज़ आपने इसमें डालनी है, इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये डालना। इन दो का मिक्सचर क्या कहलाता है? एसिडिक बफर। अब हमें पता है एसिटिक एसिड तो आ गया ना, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। अब मैं जानना चाहता हूँ इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? अभी पढ़ा नहीं है, CH3COO नेगेटिव, ये इसका क्या आ गया? कॉन्जुगेट बेस।
इसका मतलब है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या बनता है। तो आई विल अब आप आम बुक्स को देखोगे तो वो क्या कहेंगे, वो बुक्स कहेंगे अजूरे वाला कि आपके पास इस चीज़ को देखो, वो कहेंगी कि एसिडिक बफर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैंने पहले जो गुफ्तगू की, लेकिन मैंने कहा ठीक है इस बात को याद रखो, लेकिन असल जो बात आपके कॉन्सेप्ट में आनी चाहिए वो क्या है कि एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। आप कहेंगे सर आप इस पे क्यों जोर देते, असल में बफर सॉल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो पीएच को चेंज होने से रोकती है वो दो चीज़ें हैं, वो वीक एसिड होता है या उसका कॉन्जुगेट बेस। कैसे रोकती, देखो मेरे पास ये अच्छा मेरे पास ना एक मिसाल ज़रा सुनो। मेरे पास ये बफर सॉल्यूशन है, ये बना है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एसिटिक एसिड, एक इसमें है एसीटेट आयन। अच्छा बात सुनना, इसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, इसमें सोडियम आयन भी होते हैं, लेकिन ये सोडियम आयन वगैरह का कोई तल्लक नहीं। आप कहें सोडियम आयन कहाँ से आ गया, ये जो आपने एसीटेट आयन लिया ये कहाँ से लिया, सोडियम एसीटेट से तो लिया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो सोल्यूशन आपके पास है बफर सोल्यूशन, इसमें अगर मैं लिखूँ तो यूँ लिखा हुआ है CH3COOH और इधर है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये मैंने लिखा। तो इसके मतलब है अब आपने क्या करना, आप इसमें एसिड को डालें, एसिड कौन सा, HCl। जब आप इसमें एसिड को डालेंगे ना, डेफिनेटली एसिड इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव। और अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमें खदशा किस बात का है कि पीएच क्या हो जाएगी, कम। खदशा है जैसे आप HCl ऐड करेंगे हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा और पीएच कम होना शुरू होगी, लेकिन होता भला क्या, जो ही HCl ऐड करते हैं हाइड्रोजन आयन बनता है। ये जो एसीटेट आयन है ना, ये इन हाइड्रोजन आयन को कैप्चर कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करेंगे तो एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर क्या बनाते जाएंगे, एसिटिक एसिड। इसका मतलब हुआ कि एसिड डालने से जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं जो पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन हाइड्रोजन आयन को कैप्चर पकड़ कौन रहा है, एसीटेट आयन। और यूं वो सॉल्यूशन की पीएच को तकरीबन कांस्टेंट रखता है। चलें ये तो ठीक आ गया। अब अगर मैं बेस ऐड करूं, बेस मैं NaOH ऐड करता हूँ, ये बेस है, ये पानी में जाएगा, सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन में जाएगा, ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। और अगर OH नेगेटिव बढ़ते जाएंगे तो पीएच जो है ना वो OH नेगेटिव बढ़ेंगे तो POH बढ़ेगी, लेकिन पीएच क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अब मैं इसको रोकना चाहता हूँ, यानी OH नेगेटिव बढ़ेंगे तो पीएच भी बढ़ेगी। अच्छा मैं इसको रोकना चाहता हूँ, मैं OH नेगेटिव को पकड़ना चाहता हूँ, ये काम कौन करेगा, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किसने दिया था, एसिटिक एसिड। वो जो OH नेगेटिव आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, उसको H पॉजिटिव कैप्चर करता जाता है और क्या बनाता जाता है, वाटर। जब H पॉजिटिव कम होते जाएंगे ये आगे फॉरवर्ड जाएगा और एसिटिक एसिड मजीद H पॉजिटिव बनता जाएगा और वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव को पकड़ते जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है एसिड डालेंगे तो H पॉजिटिव बनेगा जिसको एसीटेट आयन पकड़ेंगे, यानी एक काम कर रहा है एसीटेट आयन। और अगर OH नेगेटिव बनेगा बेस की सूरत में तो वो कौन पकड़ेगा, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव को जनरेट करने वाला कौन है, एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ क्या आ गई, एसिटिक एसिड। तो अगर मैं कहूँ कि बफर सॉल्यूशन में वो कौन सी दो स्पीशीज हैं जो एक्टिव हैं, जो पीएच को चेंज होने से रोकती हैं, वो दो ही हैं, एक वीक एसिड है और एक उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो एक्चुअली बफर सॉल्यूशन इन दो चीज़ों पर ही मुश्तमिल होता है। बाकी जो वो सोडियम आयन है वगैरह वगैरह वो तो स्पेक्टेटर आयन्स हैं, वो तो तमाशबीन है। नेक्स्ट आओ, हैंडरसन इक्वेशन। बेटा जी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें मोस्टली में ये इक्वेशन यूज़ हो, ये वाली ये इक्वेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आपको रट्टा लगाना है। और दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर एंड दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक। रट्टा लगाना मैं बार बार कह रहा हूँ। अब अगली बात ज़रा इसको याद करवाने के लिए सुनना, ये मैं लिखता हूँ pH, ये वाली pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। अगर कभी आप ना इस इक्वेशन से गुफ्तगू तो करो, आपको गुफ्तगू करने का कभी फन तो आना चाहिए, फिर आप इल्म की महराज में पहुंचते हैं, फिर आप क्लास में सोते नहीं हैं, फिर आप क्लास में दिलचस्पी लेते हैं। वो इसलिए दिलचस्पी लेते हैं जब आप चीज़ों के साथ गुफ्तगू करते हैं। अब आप इससे गुफ्तगू करो और इस इक्वेशन से पूछें कि आप बफर सॉल्यूशन के बारे में इक्वेशन हो तो आप क्या क्या मेरी हेल्प कर सकती हो। ये इक्वेशन दो बातें करेगी। ये इक्वेशन कहेगी कि आपने बफर सॉल्यूशन बना लिया है, यस। ये इक्वेशन कहती है कि मैं आपको ना आपके बफर सॉल्यूशन की पीएच बताती हूँ कितनी कम। हम कहते हैं कैसे बताओगे? इक्वेशन कहती है मुझे सिर्फ दो चीज़ें बता दो कि जब आप बफर सॉल्यूशन बना रहे थे ना तो जो आपने वीक एसिड लिया ना वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कितने मोल लिया, मोल पर डीएम कंसंट्रेशन मुझे बताओ। साफ ज़रा जब सॉल्यूशन बनाना तो एसिड तो आप डालेंगे, कितना डाला। दूसरा ये इक्वेशन कहती है कि मुझे एक और चीज़ बताएं कि जो आपने साल्ट इस्तेमाल किया ना उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितनी। अगर आपके पास सॉल्ट की एसिड की कंसंट्रेशन आ जाए ना तो वो जो एसिड है ना उसका पीके ये तो आपको नेट से मिल जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ गूगल से, नेट से, इसका मतलब लिटरेचर से पता चल जाएगा। तो ये गूगल से ले लो, लिटरेचर से पता चल जाएगा। और ये बनाते वक्त आपने बता दिया, वैल्यूज पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, पीएच। यानी किसी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन की पीएच लेनी है बफर सॉल्यूशन की तो ये इक्वेशन आपको हेल्प आउट करेगी, बशर्ते कि आप उसकी डिमांड पूरी करो। और डिमांड सिर्फ दो है कि कितना आपने एसिड लिया, कितना आपने सॉल्ट लिया। अब दूसरी ये क्या बात बताते हैं, मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी, मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी आपने ना एसिटिक एसिड लेना है और आपने सोडियम एसीटेट लेना है। ये आपने दोनों लेने हैं। आप कहते हैं कि सर कितने कितने लेने, मैं कहूँ ये जानो तुम, मुझे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ना बफर सॉल्यूशन बना लो। और जो आप बफर सॉल्यूशन बनाए ना उसकी पीएच 4.82 होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना उसमें मुझे सॉल्यूशन जो है कल्चर मीडिया उसकी पीएच 4.82 रखनी है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास यही एसिड और साल्ट अवेलेबल है। अब आप भला क्या करोगे, आप ना इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो। पीएच कितनी चाहिए, 4.82। अब आपको एसिडिक एसिटिक एसिड की पीके किससे मिल जाएगी, गूगल से, वो आपको 4.74 आ जाएगी। अब आपने मैनेज क्या करना है कि आप सॉल्ट कितना लें, एसिड कितना लें, कितनी कितनी उनकी कंसंट्रेशन लें। वो जो इतनी कंसंट्रेशन लेनी है वो आपको ये इक्वेशन बता देगी। मतलब हेंडरसन इक्वेशन दो तरह से आपको हेल्प आउट करती है। जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो बन चुका है उसकी पीएच क्या है, या जो आप बफर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं वो इतनी पीएच का बनाना है तो बताओ उसके लिए सॉल्ट और एसिड कितना दरकार है। ये दोनों बात, ये कुछ ना एमसीक्यूज हैं। विच इज़ आ बफर सॉल्यूशन, बेटा जी ए जो है ना वो बफर सॉल्यूशन। अच्छा ना मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि जो मेरा स्टूडेंट है ना वो करेक्ट ऑप्शन तो बताता ही बताता है, लेकिन वो मुझे ये भी बताता है कि बी, सी और डी क्यों बफर सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप वो नहीं ना समझाओगे इसमें आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है। सिर्फ आंसर बता के आगे भाग जाना ये कोई स्टूडेंट नहीं है। बाकी को भी आपने देखना है। ये बी में प्रॉब्लम बना क्या है, आपने वीक एसिड तो ले लिया लेकिन आपने जो सॉल्ट लिया ना उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। हाँ, सॉल्ट होना चाहिए था उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नहीं है, ये वीक बेस के साथ। इसमें क्या फटा है, इसमें तो आपने ये लिया ना वीक एसिड, वो तो ले लिया, लेकिन ये जो सॉल्ट है वो इसका नहीं है,
वो तो किसी और बेस का है, किसी और एसिड का है, और ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया और साल्ट, आपने साल्ट और को ले लिया। इसका मतलब है इसमें ये तीनों में फटा है। बाय एडिंग, अब वही बात आ गई जो कुछ देर पहले की, बाय एडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लार्ज मैंने कहा ना चंद कतरे, अ फ्यू ड्रॉप बेस में बफर में डालोगे, फिर वो पीएच को रेजिस्ट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिड बेस डाल दोगे तो फिर पीएच डेफिनेटली, अगर एसिड है तो पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर। और अगर मैं यहाँ पे लिखता ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर पीएच क्या हो जानी थी, इंक्रीज। द पीके ऑफ वीक एसिड इतनी है, ये पीके आ गई। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड साल्ट ऑफ अ बफर अगर पीएच इतनी है। अभी मैंने इक्वेशन लिखी, पीएच दैट इज कल टू पीकेए प्लस लॉग कंसेंट सॉल्ट ऊपर, एसिड नीचे, एसिड नीचे, सॉल्ट ऊपर, एसिड नीचे। अच्छा, आपके पास वो कह रहा है कि पीकेए 4.8 है, 4.8, पीएच कह रहा है 5.8 प्लस लॉग, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अच्छा, एक काम करो, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो 5.8 माइनस 4.8, आंसर आ गया 1। तो आपके पास ये आ गया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दैट इज कल टू 1। अच्छा, मैंने क्या जानना है, मैंने जानना है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एक तो मैंने ना ये साल्ट ऊपर एसिड नीचे, लेकिन जो पूछा मुझसे जा रहा है उसमें एसिड ऊपर है, और दूसरा मैंने इस लॉग से जान छुड़ानी। अगर आप मैथ के स्टूडेंट होते हैं, आप कहते हैं सेकंड में छूट जाती है, आप इसका एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। अगर इधर एंटी लॉग दिया तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। और 1 का एंटी लॉग आता है 10, 1 का एंटी लॉग क्या है 10। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेरे पास की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये जवाब आ गया 10। लेकिन वो सॉल्ट ओवर एसिड नहीं कह रहा, वो कह रहा है एसिड ओवर सॉल्ट। तो उलट कर दो ना, 10 को क्या कर दो, 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, 0.1। आपका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब बफर सॉल्यूशन कंटेन, अब ज़रा सुनना, मैं ना 2 तरह से इसका जवाब दूंगा, 2 तरह से, एक एफएससी, एक एंटी टेस्ट। जवाब सुनना, एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट है, उसकी पीके वैल्यू इतनी है, सब कुछ बता दिया। तो मैं वो कहता पीएच क्या होगी, तो मैं कहूँगा जी पीएच दैट इज कल टू पीके लंबा काम प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को मैं ऐसे कह देता हूँ और एसिड को मैं क्या कह देता हूँ, ए। सॉल्ट है आपके पास सोडियम एसीटेट और एसिड आपके पास क्या, एसिटिक एसिड। तो मैंने सोडियम एसीटेट को एस से ज़ाहिर कर दिया और एसिटिक एसिड को किससे, ए से। नेक्स्ट चीज, अगर आप ना पीएच जानना चाहते हैं, पीएच, तो पीकेए आपके पास कितनी है, पीकेए आपके पास 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 0.1, एसिड कितना है 0.1, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। खैरियत सर आप तशरीफ़ लाए, हजूर वाला, जो आप बैठ रहे हो, जो बैठ रहे हो, खैरियत है, आप जा रहे हैं। अच्छा सुने, बेटा जी हमें पीएच चाहिए 4.75 प्लस लॉग 0.1। अब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 1, और लॉग 1 क्या होता है, 0। लॉग 1 क्या है, 0। तो इसका मतलब है ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, 0। और यूं पीएच दैट इज इक्वल टू 4.7, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया एफएससी। काम में लगे रहो, टाइम बहुत ज़्यादा है, अकल है कोई नहीं, लगे रहो काम, रट्टा। अब आ गया एंटी टेस्ट। एंटी टेस्ट कहता है जुरे वाला, आपने एक बात याद रखनी है, एंटी टेस्ट कहता है एक बात याद रखनी है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो तो पीएच किसके बराबर होगी, पीकेए के, बस इतना। अब ऊपर एसिड एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन 0.1,
साल्ट उसकी भी कंसंट्रेशन, यानी एसिड और साल्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होगी तो जो pKa होगी वही क्या होगी, pH। 1 सेकंड नहीं लगा जवाब देने। चलो आपको कुछ समझ आई तो बताओ जरा क्या लिखा है। फॉर अ बफर सोल्यूशन इफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड इज टेकन, इक्विमोलर का मतलब है बराबर है कंसंट्रेशन, तो देन द pH विल बी इक्वल टू pK। यही बात हुई है ना। अच्छा, बफर कैपेसिटी, एक ना और सवाल आ गया ये इसके नीचे, बल्कि ये भी होगा। बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर इज मैक्सिमम, ये अब एक लंबी बात आ गई, ये समझाना भी मुश्किल है, टाइम कम है। तो बफर कैपेसिटी कहते हैं किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस वो कितनी अमाउंट अकोमोडेट कर सकता है कि उसकी पीएच एक ख़ास रेंज के अंदर रहे, उसे कहते हैं कैपेसिटी। मतलब आप कहते नहीं, ये जो पुल बना है पुल, इस पुल की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इस पुल में से कितना वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत है, उसे हम क्या कहते हैं। ये बफर सॉल्यूशन, इसकी कैपेसिटी से क्या मुराद है, ये बफर सॉल्यूशन किस हद तक एसिड या बेस के कतरे अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है ताकि इसकी पीएच एक खास हद से बढ़ ना पाए। तो वो ना pH दैट इज कॉल्ड टू pK। बेटा जी वी हैव द टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द लास्ट टॉपिक। मैंने ना इस टॉपिक के 4-5 MCQ नंबर 1, 2, फिर 2 के बाद 3 और 4 और 5, बल्कि 6 MCQs हैं।